जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दे, डर भाग जाएगा। डर सदैव अज्ञानता से उपजता है। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का सेकेंड पेपर एएमपी सीसेट का पेपर का विश्लेषण करेंगे, जिसका हम सटीक उत्तर देने का प्रयास किए हैं। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। सेट बी का हम अध्ययन कर रहे हैं और जिसका हल बताने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह सारे प्रश्नों का उत्तर हम खुद हल करके लगाए हैं और बिल्कुल सटीक है। पहला प्रश्न है, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 180 मीटर एवं 200 मीटर है, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 सेकेंड। प्रश्न नंबर 2, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो उनकी कार्य कुशलता का अनुपात 8:5 है, तो लड़का अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 104 दिन। प्रश्न नंबर 3, 31 दिनों के माह में यदि तीसरा गुरुवार 15 तारीख को आता है तो माह का अंतिम दिन होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5वां शनिवार। प्रश्न नंबर 4, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 140 एवं सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या होगी, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26। प्रश्न नंबर 5, एक सांकेतिक भाषा में माउस को PRUQC लिखा गया है, अतः SHIFT को उसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा, तब इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, VKIDR। प्रश्न नंबर 6, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। यदि 20 वर्ष पूर्व माँ की आयु पुत्र की आयु की 10 गुना हो, 10 गुना थी, तो माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 वर्ष। प्रश्न नंबर 7, एक निश्चित बिंदु से ए एवं बी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 5 किलोमीटर तथा बी 7 किलोमीटर चलता है, तब ए दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 किलोमीटर। हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे।
13 किलोमीटर। अगला प्रश्न 8, प्रश्न नंबर 8, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या की 1/3 से 16 अधिक है और सबसे बड़ी संख्या होगी, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25। प्रश्न नंबर 9, सोहन ने एक कूलर 3333 में खरीदा जिसमें 10% बिक्री कर सम्मिलित था, तो बिक्री कर जोड़ने के पूर्व कूलर का मूल्य कितना था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 3030 रुपए। प्रश्न नंबर 10, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 2:3:4 है, तब ए बट्टे बी अनुपाते बी बट्टे सी अनुपाते सी अनुपाते ए क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8:9:24। अगला प्रश्न नंबर 11 से 15 तक अवतरण पर आधारित है, जिसे आप लोग इसको पढ़ लेंगे, हम तेजी से पढ़ दे रहे हैं। हाल के वर्षों में दुनिया के पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चिंता बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने के कारण होता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को रोक लेती है। इससे ग्रह के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिससे विभिन्न नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जलवायु परिवर्तन के सबसे उल्लेखनीय प्रभाव में से एक ध्रुवीय बर्फ टोप का पिघलना है, जिससे समुद्र पर जल स्तर बढ़ रहा है। यह निचले तटीय क्षेत्रों एवं द्वीपों राष्ट्रों के लिए खतरा है, साथ ही अधिक लगातार एवं गंभीर बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त महासागरों के गर्म होने से तूफान, टाइफून और अन्य चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता से वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन का विश्व के वन्य जीवों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई प्रजातियां ठंडे क्षेत्रों में पलायन करने या विलुप्त होने के जोखिम के लिए मजबूर हो जाती हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण विघटन हो सकता है और महत्वपूर्ण जैव विविधता का नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स तापमान और अम्लता में परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है और इन महत्वपूर्ण आवासों हैबिटेट में हास्य का समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि चरम मौसम की घटनाएं चोट, बीमारी और मृत्यु का कारण बन सकती है। गर्मी की लहरें विशेष रूप से एक बड़ा खतरा है और आने वाले दशकों में इनके और अधिक लगातार एवं तीव्र होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण जो जीवाश्म ईंधन के उपयोग से और बढ़ जाता है, श्वसन समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अंत में जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। चरम मौसम की घटनाओं में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और पुनर्निर्माण से जुड़ी लागत बहुत अधिक हो सकती है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से भोजन की कमी और कीमतों में उछाल हो सकता है। अब प्रश्न आता है कि जलवायु परिवर्तन मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह श्वसन समस्याओं और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। जलवायु परिवर्तन से अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरम मौसम की घटनाओं से क्षतिग्रस्त बुनियादी। प्रश्न नंबर 13, प्रवाल भित्तियों पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर होगा
प्रबाल भित्तियां अधिक कमजोर हो जाती हैं और उनमें हास्य हो सकता है। प्रश्न नंबर 14, जलवायु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। प्रश्न नंबर 15, जलवायु परिवर्तन का सबसे उल्लेखनीय प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। प्रश्न नंबर 16 से 20 भी अवतरण 2 पर आधारित है। इसको हम तेजी से पढ़ते जाएंगे। डिजिटल युग ने हमारे जीने और काम करने के ढंग में महत्वपूर्ण बदलाव दिए हैं, जो चुनौतियों एवं अवसरों दोनों को हमारे सामने लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है गोपनीयता और सुरक्षा का मुद्दा। इतनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी ऑनलाइन संग्रहित व साझा किए जाने के साथ पहचान की चोरी, साइबर बुलिंग और अन्य दुर्भावनाएं गतिविधियों का जोखिम रहता है। एक अन्य चुनौती डिजिटल डिवाइड है, जिसके तहत प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुंच समान रूप से वितरित नहीं है। इससे शिक्षा, नौकरी के अवसरों व सूचना तक पहुंच में असमानताएं पैदा हो सकती हैं, जिससे मौजूदा असमानताएं निरंतर बनी रहती हैं। दूसरी ओर डिजिटल युग ने नवाचार और विकास के नए अवसर पैदा किए हैं। इंटरनेट ने व्यवसायों के लिए बाजारों तक पहुंच आसान कर दी है और व्यक्तियों के लिए दुनिया भर के लोगों के साथ जुड़ना और सहयोग करना आसान बना दिया है। इससे कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसे नए प्रौद्योगिकी के विकास को भी सक्षम बनाया है, जिनमें उद्योगों में क्रांति लाने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। हालांकि प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है, जैसे स्वचालन और नौकरी के विस्थापन का खतरा। जैसे जैसे मशीन उन कार्यों को करने में अधिक सक्षम होती है जो पहले मनुष्यों द्वारा किए जाते थे। कई श्रमिक कार्यबल में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए खुद को बेरोजगार या नए कौशल की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं। इनके अलावा डिजिटल युग ने सामाजिक एवं राजनीतिक चुनौतियों के नए रूप सामने लाए हैं। सोशल मीडिया के उदय से गलत सूचना और प्रचार प्रसार के लिए एक मंच तैयार हुआ है, जिससे संस्थाओं में विश्वास का ह्रास हुआ है और लोक लुभावन आंदोलनों का उदय हुआ है। इससे सामग्री को विनियमित करने और मुक्त भाषण की रक्षा के मामले में सरकारों के लिए चुनौतियों भी प्रस्तुत की। इन चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने के लिए व्यक्तियों, व्यवसायों एवं सरकारों के साथ साथ काम करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से और समान रूप से किया जाता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट और डिजिटल टूल्स की पहुंच हो। साथ ही ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए नियमों को लागू करना शामिल है। इसमें कार्यस्थल की बदलती मांगों के लिए श्रमिकों को तैयार करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण में निवेश करना भी शामिल है। तो प्रश्न नंबर 16 हम इस पर प्रश्न आधारित है। डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत अवसरों में से एक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोक लुभावनों आंदोलनों का उदय। प्रश्न नंबर 17, प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों में से एक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वचालन व नौकरियों के विस्थापन का खतरा। प्रश्न नंबर 18, डिजिटल युग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए समाधानों में से एक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इंटरनेट व डिजिटल टूल्स की पहुंच हो। प्रश्न नंबर 19, डिजिटल युग की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, साइबर बुलिंग। प्रश्न 20,
डिजिटल डिवाइडेड क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौद्योगिकी द्वारा इंटरनेट तक पहुंच का असमान वितरण। प्रश्न नंबर 21, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित सादृश्यता समानता में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 156, यानी 9:90 समानुपाते 12 अनुपाते। तो यहां पे क्या होगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 156। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 4, 6, 6, 11, 8, 16, 10 दिया है। तो इस टाइप से बना है, ऊपर में 2, 2 बढ़ रहा है और नीचे में 5, 5 बढ़ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21। प्रश्न नंबर 24, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन मार्क में हम 2 रखते हैं और प्लस √25। तो इसका जब हल करते हैं तो बराबर 10 आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी पर चिन्ह लगाएंगे। 24 का उत्तर डी। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद दोनों छोर से हम इसका बीच निकालेंगे। तो इसका उत्तर आता है 9। प्रश्न नंबर 26, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई पट्टी में से एक पत्ता निकाला गया है। यदि प्रत्येक परिणाम समान रूप से संभव हो तो निकाले गए पत्तों के इक्का नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12/13। अगला प्रश्न, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है 55 और यहां खाली स्थान दे दिया है। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, फिर 12 यहाँ पे खाली स्थान दिया है, 25 यहाँ भी खाली स्थान दिया है। तो इसमें हम प्लस और गुणे अभाग यानी हम बदमाश का नियम इसमें लगाएंगे। तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमें लगा देंगे। इसका उत्तर 115 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें यहाँ पे क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24। क्या आ जाएगा? 24। तो हम 24 ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 56, 58, 62 क्वेश्चन मार्क, 86, 118, 182। तो 2 का अंतर है, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। तो यहाँ पे हम 62 में 8 जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा इसका 70। तो ऑप्शन नंबर हम डी पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 31, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम समानता रखता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलेंडर। अगला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों का सर्वोत्तम अनुक्रम क्या है? तो इसमें दिया है जन्म, कॉलेज, नौकरी, विद्यालय, वेतन। तो सर्वप्रथम जन्म लेंगे और फिर
विद्यालय जाएंगे, फिर हम कॉलेज जाएंगे, फिर हम नौकरी करेंगे, फिर हम वेतन पाएंगे। इस तरह से क्रम से जाने के बाद हमको ऑप्शन नंबर डी मिलता है। ये 1 4 2 3 5, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जिस प्रकार कॉलेज विद्यार्थी से संबंधित है उसी प्रकार हॉस्पिटल, तो इसका होगा उत्तर मरीज। इसका क्या होगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, मरीज। मरीज से संबंधित है। अगला प्रश्न, एक आदमी परिचय देते हुए एक महिला से कहा कि यह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। यह मध्य प्रदेश पीएससी का रिपीटेड प्रश्न है। इस महिला का उस आदमी से क्या रिश्ता है? तो इसका उत्तर होगा भांजी। ऑप्शन नंबर डी पर हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द को चुनिए। जब हम इसको आईना में लगाते हैं तो इसका जस्ट उल्टा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। हम इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, आप एक समयबद्ध परियोजना पर काम कर रहे हैं। परियोजना की समीक्षा मीटिंग में आपको ज्ञात होता है कि दल के सदस्यों के असहयोग के कारण परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग के कारणों पर गौर करेंगे। ऑप्शन नंबर हम बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति के विलुप्त खंड को दिए गए विकल्पों से उचित आकृति का चयन करके पूरा कीजिए। हम इस पर गौर करेंगे। यह पहले काला है, सब में काला है, पहले काला है, ठीक, यानी काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद, तो क्या होगा? काला सफेद। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा ऑप्शन काला सफेद। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर हम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 38, दिए गए शब्दों का समूह सेट आपस में जो संबंध दर्शाता है वैसा ही संबंध दर्शाने वाले सेट नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। बिल्ली शेर, तो जगुआर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंदर, चिंपैंजी और गोरिल्ला। हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 39, यदि ट्रेन को बस कहा जाता है, अब बस को ट्रैक्टर कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है और स्कूटर को साइकिल कहा जाता है और साइकिल को मोडेप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो खेत जोतने के लिए देखिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें ट्रैक्टर क्या कह रहा है? कार, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार। अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न नंबर 40, दिए गए वर्गों के संबंध में कौन सा आरेख सर्वश्रेष्ठ है दर्शाता है? नौकरी, सरकारी नौकरी, निजी नौकरी। नौकरी तो नौकरी, ऐसे नौकरी के लिए बड़ा गोला होगा और सरकारी नौकरी और निजी नौकरी दोनों गोला में होगा, इसे ऑप्शन नंबर डी में हम चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 41, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समानताएं हैं। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित समानता वाला शब्द चुनिए। क्रिकेट, क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, ये सब खेल के नाम हैं, तो इसमें टेनिस हो जाएगा, इसका उत्तर टेनिस हो जाएगा।
टेनिस, और यहाँ पे हम टेनिस ऑप्शन नंबर ए को चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 42 में चलते हैं। आप एक बस में सफर कर रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि एक व्यक्ति चलती हुई बस में से गिर जाता है। आप अपने गंतव्य पर पहुंचने में लेट हो रहे हैं तथा बस पहले से ही निर्धारित समय से पीछे चल रही है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से कंडक्टर व ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहेंगे और उस व्यक्ति को मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर हम ए पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित वर्णमाला की श्रेणी में एक खाली स्थान है और नीचे दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान को भरने के लिए एक को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है, तो यहाँ यस होगा। हम एस टी वाले को चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के प्रभारी हैं जहां वर्तमान नीति का बड़ा विरोध है। आप वहां के रहने वालों के छोटे परिवार रखने के लिए मानवता चाहते हैं। इस संदेश को उन तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नुक्कड़ नाटक और नाटक जो इस समस्या पर आधारित है उन्हें दिखाकर बाद में तर्कों के साथ परिवार नियोजन से अच्छी सेहत और जीवन स्तर में सुधार के बारे में समझाया जाए। ये ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45, 1 जनवरी 1995 को रविवार था। 1 जनवरी 1996 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? तो इसका उत्तर होगा सोमवार। प्रश्न नंबर 46, आप एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र के जीवित बचे लोगों को बुनियादी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रभारी अधिकारी हैं। आपके हर संभव प्रयास के बावजूद लोगों ने आपके ऊपर राहत कोष से पैसा बचाने का आरोप लगाया है। आप क्या करेंगे? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मामले की पड़ताल के लिए जांच कमेटी स्थापित करवाएंगे। प्रश्न नंबर 47, आपके सामने एक मामला आता है जिससे एक गरीब बुजुर्ग आदमी किन्हीं कारणों की वजह से अपना राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाता और अपने जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए राशन लेना चाहता है। अपने वरिष्ठ का इन मामलों को संभालने का दृष्टिकोण जानते हुए आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब आदमी की मदद करने के लिए कोई अतिरिक्त राशन कार्ड का प्रबंध करने की पहल करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, वर्णमाला के कुछ समूह दिए गए हैं जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी समान विशेषताएं रखते हैं, तो बेमेल है। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, EHI। प्रश्न नंबर 49, यदि आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो समाधान के लिए आप निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा चुनेंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्पों के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर फिर चुनना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, दिए गए विकल्पों में से संबंधित समानता वाला शब्द चुनिए। बिहू असम, तो गरबा क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी पर हम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 51, कौन सा संचार सिद्धांत दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है?
तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संचार समंजन सिद्धांत। प्रश्न नंबर 52, सांस्कृतिक क्षमता क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर सांस्कृतिक विकल्पों एवं विश्वासों को समझना और सम्मान करना। अगला प्रश्न 53 का है, सांस्कृतिक स्टीरियोटाइप क्या है? तो इसका उत्तर होगा लोगों के एक समूह के बारे में एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी पर हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न 54, कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति संबंधों के बढ़ने के साथ व्यक्तिगत जानकारी का उत्तरोत्तर खुलासा करते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रत्याशा उल्लंघन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी पर हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न 55, प्रतिपुष्टि फीडबैक क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संचार या प्रदर्शन के संबंध में प्रदान की गई जानकारी या प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 56, सांवेगिक बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने और दूसरों के संवेगों को समझने व प्रतिबंध करने की क्षमता। प्रश्न नंबर 57, संचार के 3 प्रमुख घटक क्या है? तो इसका होगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रेषक, संदेश और रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 58, आग्रहिता हठ धर्मिता क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय रूप से अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 59, सक्रिय सुनना क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से सुनना और समझना। प्रश्न नंबर 60, समानुभूति क्या है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना और साझा करना। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग अनुचित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सा। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से बेमेल अनेकार्थी शब्द युग्म है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाक का पिनाक। ऑप्शन नंबर ए पर हम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 64, हारिल की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ आधार। प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित गिनतियों में से अशुद्ध बर्तनी वाला विकल्प छांटिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 66। ये 66 पर हम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 66, सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीर का सलील होगा। नीर का सलील, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से सही अनेकार्थी शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरि बंदर। प्रश्न नंबर 68, नग का अनेकार्थक शब्द है? तो इसका उत्तर होगा पर्वत।
प्रश्न नंबर 69, अतीत शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, तो इसका उत्तर होगा भावी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70, वर्ग एक के शब्दों का वर्ग सेकंड विलोम शब्द के साथ सही का सुमेलित कीजिए। तो आपत्ति का हो जाएगा समर्थन, यानी एक का 3। आकृष्ट का हो जाएगा विकृष्ट, 4, बी का 4। उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, सी का 2। स्थावर का हो जाएगा 1, जंगम। तो इस तरह से आपका 3, 4, 2, 1 हुआ। तो अब 3, 4, 2, 1 किस में है? 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर डी में है। हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग को कहते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मधुरामृत। ऑप्शन नंबर डी पर हम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हनुमान। हनुमान में हलंत लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73, बेमेल युग में चुनिए। इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, परिमित होगा कि परिच्छेद होगा, बाढ़ होगा कि ये, इसको हम कंफ्यूज में है। वैसे हम तो परिमित परिच्छेद को लगाते, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हम देते, लेकिन किसी किसी किताब में बाढ़ ये भी दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज है हम, ठीक है। वैसे ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 74, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुबेर, मघवा। प्रश्न नंबर 75, हिरण का पर्यायवाची नहीं है। तो हिरण का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन नंबर बी, मतंग नहीं है। हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से सही समरूपी भिन्नार्थक शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रासाद, ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 77, हिंदी शब्दकोश के अंत में किस वर्ण का शब्द समूह आता है? तो इसका उत्तर होगा स्र। ऑप्शन नंबर सी पर हम चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक गीतों की पुस्तक लाओ। हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 79, प्रागैतिहासिक के लिए उचित अर्थ प्रदर्शित करने वाला वाक्यांश छांटिए। जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास काल से पूर्व का समय। ऑप्शन नंबर हम सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न 80, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसका उत्तर होगा साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर बी पर हम चिन्ह लगाएंगे। और 81 से 85, प्रश्न नंबर 81 से 85 गद्यांश पर आधारित है। इसको हम थोड़ा पढ़ देते हैं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्मिकता में है और इसके अंतर्गत शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया गया है। आत्मा सर्वव्यापक है, इसलिए हमारे यहाँ चींटी से कुंजर तक एक ही आत्मा का विस्तार माना जाता है। हम सबके कल्याणी सुखी होने की कामना करते हैं,
हम सबके कल्याण की इच्छा करते हैं, क्योंकि सब में वही सत्ता स्रोत ओतप्रोत है जो हम में है। सत्य और अहिंसा इसलिए हमारे जीवन के अंग रहे हैं। परहित के लिए त्याग और बलिदान की भावना में युग युग का भारतीय अनुप्राणित रहा है। यहाँ सैकड़ों शिबी, दधीची और मोर ध्वज हो गए हैं। तो प्रश्न नंबर इस पर आधारित है, प्रश्न नंबर 81 से 85 तक। तो हमारे जीवन के अंग रहे हैं सत्य और अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही होगा। अब प्रश्न नंबर 82, युग युग का भारतीय किस भावना से अनुप्राणित रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्याग और बलिदान की भावना से। प्रश्न नंबर 83, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिकता में। अब प्रश्न नंबर 84, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शरीर की अपेक्षा किसको अधिक महत्व दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा को। प्रश्न नंबर 85, कौन सर्वव्यापक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मा। प्रश्न नंबर 86 से 90 दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हम पढ़ देते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है और किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम करवाती है। ऐसे उत्साह वाले कर्मवीर भी होते हैं और बुद्धिवीर भी होते हैं। इस पर हम आधारित प्रश्न का उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 86, उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव जरूरी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, आनंद का लगाव। प्रश्न नंबर 87, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्रयत्न और कर्म संकल्प। अगला प्रश्न 88, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? तो इसमें उत्तर होगा बुद्धि का। ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर होता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी प्रकृति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से। प्रश्न नंबर 90, अच्छे गुणों में किसकी गिनती होती है? तो इसका उत्तर होगा उत्साह की। अब प्रश्न नंबर 91 से 95 तक फिर से गद्यांश पर आधारित है। इसको हम थोड़ा पढ़ देते हैं। प्रश्न में क्या क्या है? साहित्य जीवन को संस्कारित करता है। वह जीवन में संवेदना विस्तार का आधार बनता है और मनुष्य को विवेक संपन्न भी बनाता है। साहित्य जीवन में अच्छे आनंद का स्रोत है। उसमें निहित अनुभूति समाज और व्यक्ति के बीच सामंजस्य को प्रकट करती है। इस आधार पर साहित्य जीवन बोध को जगाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाता है। जीवन के प्रति आस्था, समाज के प्रति सहानुभूति और प्राणी मात्र के प्रति करुणा जगाने में साहित्य की अपनी महत्ता है। इसमें सामाजिक परिवर्तन की शक्ति निहित है। इसी आधार पर साहित्य पीढ़ियों
को दिशा देने में समर्थ होता है। साहित्य के पठन पाठन का अवसर अपनी अनेक व्यवस्थाओं के बीच निकाल लेने वाले लोग जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। उन्हें जीवन जीने की कला आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन वाले कालो गच्छति धीमताम, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य के का समय काव्य शास्त्र के विनोद में ही व्यतीत होता है। तो प्रश्न नंबर 91, इस पर हम उत्तर देंगे, जीवन का भरपूर आनंद कौन उठाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य पठन पाठन का अवसर व्यवस्थाओं के बीच निकाल लेने वाले लोग। अगला प्रश्न 92 है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इसका उत्तर होगा साहित्य की महत्ता। अगला प्रश्न 93, मनुष्य के जीवन की संस्कारित कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। अगला प्रश्न, अक्षय का विलोमार्थी शब्द है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाशवान। अगला प्रश्न, जीवन का बोध जगाने में? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य सार्थक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, 95 से 100 भी गद्यांश पर आधारित है, जिसे हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, उनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में तो उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं है। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थी की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्ची मनुष्यता का परिचय दिया है। अब इस पर आधारित प्रश्न है, मानव समाज किसकी उपासना करना नहीं जानता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थी की। प्रश्न नंबर 97, अंत में कौन पूजे जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्ची मनुष्यता का परिचय देने वाले। अगला प्रश्न है, किनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया। प्रश्न नंबर 99, किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है। प्रश्न नंबर 100, अंतिम प्रश्न है, इस संसार में क्या सब कुछ नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धन। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नों को मिलान कर लें। अब मिलान करने के बाद आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। हमें आशा है कि आप लोग का पेपर बहुत अच्छा बना हो। धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का प्रश्न यहीं तक।